नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल न्यू ब्रांड न्यू यूनिक आई एम चैनल में। आज हम ज्योग्राफी की क्लास 8 की चैप्टर 1 से शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है संसाधन। तो हमारे दिमाग में यह पहला प्रश्न जरूर उठता है कि संसाधन किसे कहते हैं, है ना। तो प्रत्येक वस्तु जिसका कुछ उपयोग होता है, जो आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वह क्या है? वह एक संसाधन है। यानी कि ऐसा वस्तु या ऐसा पदार्थ जिसकी कोई उपयोगिता होती है, जिसकी कोई यूटिलिटी या प्रयोज्यता होती है, वो क्या होती है? एक संसाधन होती है। दूसरे शब्दों में, अगर आप कोई कहा नहीं मानते, कोई बात नहीं मानते अपनी मम्मी की या पापा की, तो क्या कहते हैं? पापा डंडा लेके आते हैं, मम्मी बेलन फेंक के मारती है। या तो फिर पापा क्या कहते हैं? दूर से रहेंगे तो चप्पल फेंक के मार देंगे। तो ये सब क्या है? पापा के मम्मी के लिए संसाधन है। बेलन कैसा संसाधन है? मानव निर्मित। चप्पल भी मानव निर्मित है ना। तो इस तरह से क्या वो देख सकते हैं कि संसाधन आपके आसपास हर जगह मौजूद रहता है किसी न किसी रूप में। आपके लिए क्या संसाधन है? आपके लिए आपका पबजी, आपका BGMI संसाधन है। इसके अलावा आप वीडियो गेम जो खेलते हैं, जो कार्टून आप देखते हो, जो आप सीरियल देखते हो, वो सब क्या है? आपके लिए वो संसाधन है ना। यानी कि अब हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठेगा कि संसाधन बनता कैसे है। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि कोई भी संसाधन तब वो बनती है संसाधन जब उसमें कोई कुछ मूल्य होता है ना। कुछ मूल्य का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पर पैसे से नहीं है, यहाँ पर उसके महत्व से है। यानी कि कोई भी चीज़ जो आपके लाइफ में, आपके दुनिया में जो भी आपके लिए कामगार है, आपके लिए जो लगता है इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वो आपके लिए संसाधन है। यानी कि आप कह सकते हो कि आप जो भी चीज़ यूज़ करते हो, जो भी इस्तेमाल करते हो, वो सभी क्या है? वो मूल्यवान है। यानी कि वो एक संसाधन है। कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे कि एक मनोरंजन दृश्य, यानी कि जो सीनरी वगैरह होती है, जो आप देखते हो, फॉल वगैरह, फॉल घूमने जाते हो, डैम घूमने जाते हो, तो ये सब क्या है? ये सब मनोरंजन दृश्य है जहाँ पर आपको पैसे नहीं देने पड़ते, है ना। तो ये क्या है? ये गैर आर्थिक संसाधन है ना। उसी तरह से आप माँ बाप का प्यार देख सकते हो। आप माँ बाप के प्यार के बिना नहीं रह सकते हो, है ना। तो वो भी क्या है? वो भी गैर आर्थिक है ना। वो भी गैर आर्थिक संसाधन है जो जीने के लिए चाहिए होता है। इसके अलावा कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं, जैसे कि दादी के घरेलू नुस्खे, जिनका आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, यानी कि उसका कोई पैसे वाला मूल्य नहीं है, आर्थिक मूल्य नहीं है। लेकिन अगर उनको हम पेटेंट करवा देते हैं, यानी पेटेंट का मतलब होता है कि किसी विचार या आविष्कार का एकमात्र अधिकार, यानी कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को इन्वेंट किया, ठीक है, और उसने उस तरीके को पेटेंट करवा लिया और उसको किसी मेडिकल फर्म को भेज दिया, तो मेडिकल फर्म जितना में बेचना चाहे वो बेच सकता है। तो इस तरह से वो क्या होता है? वो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। वाटर एक प्राकृतिक संसाधन है। इलेक्ट्रिसिटी मानव निर्मित है। सोलर प्लेट मानव निर्मित है। विंड फैन अगर बात करें तो ये मानव निर्मित है, लेकिन जो विंड है, विंड कैसी होनी चाहिए? बहुत तेज होनी चाहिए, तभी विंड फैन काम करेगा। तो तीव्र जो पवन है वो एक प्राकृतिक संसाधन है ना। चलिए आगे चलते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो किसी भी पदार्थ को संसाधन बनने में मजबूर कर सकती है। यानी कि समय और प्रौद्योगिकी अगर मिल जाए तो कोई भी पदार्थ जो वर्तमान में लग रही है कि संसाधन नहीं है, आने वाले समय में संसाधन बन सकती है। जैसे कि वर्तमान में आपको लगता होगा कि आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो संसाधन नहीं है, जो हमारे काम की नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले भविष्य में वो बहुत सारी काम की हो, है ना। लोग स्वयं में ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। जैसे कि आप देख सकते हो कि आसपास आपके कोई ना कोई व्यक्ति रहता है। अगर कोई नहीं रहता है तो आप बोर होते हो तो आप कुछ ना कुछ चलाते रहते हो या कुछ करते रहते हो। तो जो भी चीज़ आप करते हो वो भी एक संसाधन है ना। और उसकी खोज मानव ने की है या फिर वो मानव के उपयोग में आ रही है। यानी कि लोग क्या है? संसाधन है जो संसाधन बनाने पर मजबूर करते हैं किसी भी पदार्थ को, है ना। संसाधनों का अगर प्रकार देखा जाए तो संसाधन 3 प्रकार के हैं। एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित और एक खुद मानव। प्राकृतिक की अगर बात करते हैं तो प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और इसमें बिना अधिक संशोधन के हम इनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि वायु हो गया, नदियों और झीलों का जल हो गया, मृदा, खनिज, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक संसाधन है जिनका उपयोग हम क्या कर सकते हैं? बिना संशोधन किए या बिना परिवर्तित किए, बिना कुछ किए हम यूज कर सकते हैं, है ना। अब वायु और मृदा को फिल्टर तो नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट लेते हैं, है ना। तो इस तरह से
ये प्राकृतिक संसाधन है। कुछ परिस्थितियों में हम देख सकते हैं कि औजारों प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उनका हम अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से और उपयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण की अगर बात किया जाए तो इनमें भी वर्गीकरण होता है। विकास और प्रयोग के स्तर पर होता है, उद्गम के स्तर पर होता है, भंडार के स्तर पर होता है और वितरण के स्तर पर होता है। यानी कि 4 प्रकार से हम प्राकृतिक संसाधनों को भी बांट सकते हैं। तो विकास और उपयोग के आधार पर देखा जाए तो 2 तरह के होते हैं, एक वास्तविक संसाधन और एक संभावित संसाधन। वास्तविक संसाधन का अर्थ क्या हो गया, यानी कि ऐसी वस्तुएं या ऐसे संसाधन जिनका मात्रा हमें ज्ञात है और इनका हम वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं, तो ये ऐसे संसाधनों क्या कहेंगे, वास्तविक संसाधन। संभावित संसाधन, वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती और उनका भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में इनका उपयोग हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास इनके लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो जब हमारे पास वर्तमान में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, भविष्य में शायद यूज कर लें, ऐसा टेक्नोलॉजी बन जाए जिससे हम इनका उपयोग कर लें। जैसे कि ये उदाहरण कुछ है, ये प्राकृतिक संसाधन के सन है, फॉरेस्ट है, रॉक है, एनिमल और एक्सेट्रा। चलिए आगे चलते हैं। अगर संभावित की बात करते हैं तो लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभावित संसाधन है। क्यों? क्योंकि इसको हम अभी तक निकाल नहीं सके हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास इसको निकालने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन हम देख सकते हैं कि जैसे दुनिया प्रगति कर रही है वैसे भविष्य में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति से चलने वाले पवनें भी एक संभावित संसाधन थे, लेकिन वर्तमान में क्या है, एक वास्तविक संसाधन है। क्यों? क्योंकि ये तीव्र पवनों को हम पवन चक्कियों की मदद से अब क्या कर सकते हैं, ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। इस तरह से ये तेज चलने वाली हवाएं क्या हो गई, हमारे लिए संसाधन का रूप ले ली। इस तरह का देख सकते हो उदाहरण कहाँ, नीदरलैंड के पवन फार्म बहुत सारे लगे हुए हैं, तमिलनाडु के नागरकोइल में लगे पवन चक्कियाँ लगाई जा रही है, गुजरात के तट पर देखे जा रहे हैं, है ना। तो ये यहाँ पे क्यों लगाए, क्योंकि ये तटवर्ती हैं, यानी तट पे क्या होगी, यहाँ पे पवनें स्पीड चलेगी ना। तो ये अब धीरे धीरे क्या कर रहा है भारत सरकार कि यहाँ पे तटों पर भी अन्य पवन फार्म खोले जा रहे हैं, धीरे धीरे कोशिश यहाँ पे की जा रही है ना। चलिए आगे चलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर अगर बात किया जाए तो जैव और अजैव 2 तरह के संसाधन है। अजैव का मतलब क्या हो गया, निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुएं अगर आपके संसाधन है तो वो अजैव संसाधन कहलाएंगे। अगर सजीव वस्तुएं आपके संसाधन है तो वो जैव संसाधन कहलाएंगे। निर्जीव वस्तु में अगर बात की जाए तो क्या क्या हो गया, मृदा, चट्टानें, खनिज, ये सब क्या है, अजैव है। जबकि पौधे, जंतु, ये सब क्या है, जैव है। अगर आगे भंडारण का प्रकार देखा जाए तो भंडारण के प्रकार में नवीकरणीय है, एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब क्या हो गया, जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाए, पुनः पूरित हो जाए, तो उसको कहेंगे नवीकरणीय। यानी कि जो सामान, जो चीज़, जो पदार्थ, जो संसाधन तीव्रता से आपको वापस मिल जाए वो क्या होगी, नवीकरणीय संसाधन होगी। जबकि अनवीकरणीय में क्या है कि एक बार समाप्त हो जाने के बाद वह दोबारा से नवीकृत नहीं होगी, पुनः पूरित नहीं होगी। अगर होना होगा तो उसमें समय लगेगा, है ना। तो ऐसे चीज़ों को क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कि धातु बनने में हजारों साल के लग जाते हैं। अगर हम कोयला का देखेंगे, ये ऐसे हैं जो दोबारा नहीं हो सकते, है ना। तो अनवीकरणीय संसाधन कैसे होंगे, ये सीमित भंडार वाले होंगे, यानी कि एक बार समाप्त हो जाने के बाद दोबारा आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हो। नवीकरणीय संसाधन, इसका आप दोबारा प्रयोग कर सकते हो, तो इसका प्रकार कैसा होगा, असीमित प्रकार का, इसका भंडारण असीमित होगा। उदाहरण के तौर पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। जल भी एक नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन ये कैसा हो गया है, ये वर्तमान में जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोत सूखना आज देख सकते हो आजकल। तो ये वर्तमान में ऐसी स्थिति हो गया, लगता है कि ये अनवीकरणीय है, लेकिन ये नवीकरणीय संसाधन, ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण क्या क्या हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। संसाधनों के वितरण के आधार पर अगर देखा जाए तो इसे सर्वव्यापक और स्थानिक में बांट सकते हैं। सर्वव्यापक का मतलब क्या हो गया, ऐसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाएं वो सर्वव्यापक होते हैं। जबकि कुछ निश्चित स्थान पर अगर कोई संसाधन मिलेगा तो उसे स्थानिक कहेंगे, है ना। जैसे कि तांबा, लोहा, ये क्या है, स्थानिक है। जबकि सर्वव्यापक में वायु, मिट्टी, पवन, लोग, ये सब क्या है, सर्वव्यापक है ना। और इनका वितरण को निर्धारित करने के लिए 3 चीज़ें जरूरी है, एक भूभाग, एक जलवायु, एक ऊंचाई। ये 3 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अन्य भी होते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा। भूभाग कैसे है, भूभाग का मतलब अगर रेतीला इलाका है
तो वहाँ पे क्या चीज़ ज़्यादा होगा? रेत ज़्यादा होगा, है ना, मिट्टी ज़्यादा होगी। तो मिट्टी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे सारा समतल होगा, लगभग लगभग बराबर, है ना। तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो? पवन फार्म लगा सकते हो और फिर वही पवन चक्की से आप बिजली उत्पन्न कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका पहाड़ पर अगर आपका घर है तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो? सोलर प्लेट लगा सकते हो, है ना, सौर ऊर्जा आपको अच्छे से मिलेगी। इसके अलावा जलवायु की अगर बात करें तो मानसूनी जलवायु में वर्षा ज़्यादा होगी, है ना। यानी कि अगर देखा जाए कि विषुवत वृत्त पर वर्षा ज़्यादा होती है तो यहाँ के पेड़ पौधे कैसे होंगे? बड़े बड़े लंबे लंबे। जबकि 90 डिग्री ये ध्रुव पर कैसा होगा? वहाँ पे बारिश नहीं होती है, वहाँ के पेड़ पौधे बहुत ही छोटे छोटे, जैसे मॉस, रेनडियर, ये सब होंगे, है ना। तो आप देख सकते हो प्राकृतिक संसाधनों का ये सब क्या है? ये सब वर्गीकरण है, वितरण है। वितरण किस आधार पर है? भूभाग, जलवायु और ऊंचाई के आधार पर। इस तरह से आप देख सकते हो कि हर जगह अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं। आगे देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस दो भागों में बांट सकते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ये प्लांट है, एनिमल नवीकरणीय, अनवीकरणीय मिनरल और फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या हो गया? जीवाश्म ईंधन, है ना। जीवाश्म ईंधन मतलब जीवों के अवशेष से बना हुआ ईंधन, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये क्या होगी? जीवाश्म ईंधन होंगे। अब थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं। संसाधन, अगर संसाधनों को बांटा जाए, प्राकृतिक संसाधनों को, तो 4 भाग में बांट सकते हैं: विकास और उपयोग के आधार पर, उद्गम के आधार पर, भंडारण के आधार पर और वितरण के आधार पर। विकास और उपयोग की अगर बात करते हैं तो इसको 2 भाग में बांट सकते हैं: वास्तविक और संभावित, जिसको संभाव्य हमने पढ़ा। उद्गम को देखा जाए तो जैव और अजैव। भंडारण को देखते हैं तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। वितरण को देखेंगे तो सर्वव्यापक और स्थानीय। यही है प्राकृतिक संसाधन के वितरण, है ना। वितरण और वर्गीकरण दोनों है। आगे देखते हैं मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन ये क्या है? ये प्राकृतिक पदार्थों का उनका मूल रूप बदल करके जो प्रयोग में मानव लाता है उसे बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि लोहा से लोहा निकाले, लोहा से उसका पुल, सड़क और मशीन बनाए, तो ये कैसे संसाधन होंगे? मानव निर्मित संसाधन। और इसके लिए हमें सबसे जरूरी चीज़ है वो प्रौद्योगिकी। अगर हमारे पास प्रौद्योगिकी होगी तभी हम मानव निर्मित संसाधन का निर्माण कर सकेंगे, है ना। अगला है मानव संसाधन। मानव संसाधन के लिए क्या चाहिए? ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी। अगर किसी व्यक्ति में ये 3 चीज़ें होंगी वो मानव संसाधन का हिस्सा है। और इनका विकास करने के लिए, मानव संसाधन का विकास करने के लिए क्या क्या चाहिए? एक शिक्षा चाहिए, एक स्वास्थ्य चाहिए और कौशल में सुधार चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें किसी भी व्यक्ति को मिलती है तो उसमें मानव संसाधन का विकास हो जाएगा और वो मानव संसाधन का हिस्सा बन जाएगा। आगे चलते हैं। ये कुछ प्राकृतिक संसाधन है जिससे मानव निर्मित संसाधन बने हुए हैं। जैसे कि रबड़ क्या है? प्राकृतिक संसाधन है जिससे बना हुआ है। टायर, लकड़ी से क्या बना हुआ है? डाइनिंग टेबल यानी कि फर्नीचर। मेटल, धातु से चम्मच, यानी कि चम्मच के अलावा और भी सारे बर्तन जो होते हैं वो सब। सैंड, मिट्टी, बालू से क्या बना हुआ है? यहाँ पे क्ले पॉट, मिट्टी के बर्तन। कॉपर क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन जिससे स्टैचू यानी मानव निर्मित संसाधन बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हमारे लिए क्या क्या है? अभी देख सकते हो संसाधन का संरक्षण जरूरी हो गया। आप हर बार सुनते हो कि संसाधन का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण करना जरूरी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने उसका बहुत गलत तरीके से दोहन किया है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम उसका सतर्कतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय दे सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था कि जल क्या हो गया है? एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में हो गया है ना। क्यों हुआ है? क्योंकि हम उसे नवीकरणीय होने के लिए समय नहीं दे रहे, पुनः पूरित होने के लिए समय नहीं दे रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? सतर्कतापूर्वक जो है उसका उपयोग करें और नवीकरणीय के लिए उसे समय दें। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अगर उपभोग को कम कर दिया जाए और पुनः चक्रण यानी कि रिसाइकल और पुनः प्रयोग या उपयोग यानी कि रीयूज के लिए समय दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सतत पोषणीय विकास, है ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जितने भी तरीके अभी हम संसाधन यूज करें अनवीकरणीय, उसको कम से कम करें और नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग ज़्यादा करें, क्योंकि ये सतत पोषणीय है, क्योंकि ये दोबारा हमें मिल जाएंगे, ये यानी कि ये कभी खत्म होंगे नहीं। तो नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन है जो हमारे लिए आवश्यक है,
इसके अलावा पृथ्वी के जीवन की विविधता को संरक्षित किया जाए, पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, अपने पर्यावरण को, अपने संसाधनों की रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।